Hello everyone, and I welcome you all to Guru Mantra classes. This is part 5th of your Center and State Relations chapter number 14. और यहाँ आज हम कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट से शुरुआत करेंगे. तो किस तरीके से सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन है हम वो देखने वाले हैं. तो देखिए, the Constitution contains the following provision to secure cooperation and coordination between the center and the state. तो किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन किन किन तरीकों से मिलेगा. The Parliament can provide for adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution and control of waters of any interstate river and river valley. तो अगर दो स्टेट्स के बीच में कोई रिवर का डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, या कोई रिवर वैली का डिस्प्यूट चल रहा है, तो उस केस में पार्लियामेंट जो है वो एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट या कंप्लेंट के लिए काम करेगा. ठीक है, तो पार्लियामेंट इस तरीके से डिस्प्यूट को हैंडल करेगा, कोई भी वाटर डिस्प्यूट अगर है तो. The President can establish under Article 263 an interstate council. एक interstate council का गठन किया जा सकता है by President to investigate and discuss subject of common interest between the center and the state. तो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सेंटर और स्टेट के बीच में कॉमन इंटरेस्ट का काम कर रहा है, तो उस केस में प्रेसिडेंट एक इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 263. और सबसे पहला एक ऐसा काउंसिल कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1990 में. ठीक है. थर्ड पॉइंट है, फुल फेथ एंड क्रेडिट इज टू बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया to public acts, records and judicial proceedings of the center and every state. तो देखिए, जो भी इंडिया की टेरिटरी में कोई पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होगी, ठीक है, उसको फुल फेथ एंड क्रेडिट दिया जाएगा ऑफ द सेंटर एंड एवरी स्टेट. बहुत इजी है. फोर्थ पॉइंट है, द पार्लियामेंट कैन अपॉइंट. पार्लियामेंट जो है वो एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकता है टू कैरी आउट द पर्पसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू इंटर स्टेट फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स. ठीक है, तो पार्लियामेंट क्या कर सकता है? पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को कैरी आउट कर सकता है, उस अथॉरिटी को जो भी इंटर स्टेट फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स से रिलेटेड है. ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी अथॉरिटी अपॉइंट नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा. फिर कोऑपरेशन और कैसे है? ऑल इंडिया सर्विसेज, इसके बारे में देखेंगे. जैसे बाकी के फेडरेशंस को हमने देखा था, सेंटर और स्टेट में भी अपनी अपनी सेपरेट पब्लिक सर्विसेज है, ठीक है, कॉल्ड एज सेंट्रल सर्विसेज एंड स्टेट सर्विसेज. तो आप स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स देते हो, आईएएस आईपीएस के एग्जाम्स देते हो, ठीक है, तो सेंटर के अलग है, स्टेट के अलग सर्विसेज हैं. इन एडिशन देयर आर ऑल इंडिया सर्विसेज. तो सेंटर, इससे कंफ्यूज मत होइएगा आईएएस आईपीएस से. तो सेंटर के अपने अलग सर्विसेज होते हैं, स्टेट के अपने अलग सर्विसेज होते हैं, और इसके साथ में ही ऑल इंडिया सर्विसेज भी होता है जिसमें आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये सब सारी चीज आती है. फॉरेन नहीं है, फॉरेस्ट है. ठीक है, तो ऑल इंडिया सर्विसेज भी आता है. और इन सर्विसेज के जो मेंबर्स होते हैं वो टॉप पोजीशंस अक्वायर करते हैं और द की पोस्ट, ठीक है, अंडर द सेंटर एंड द स्टेट्स. तो स्टेट में भी अगर इनको काम पे भेजा गया है, ठीक है, तो ये स्टेट में भी टॉप पोजीशन पे रहेंगे और सेंटर में भी टॉप पोजीशन पे रहेंगे. एंड सर्व देम बाय टर्न्स. तो टर्न बाय टर्न कभी सेंटर में सर्व करेंगे, कभी स्टेट में सर्व करेंगे. लेकिन इनका रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग कौन करेगा? वो सेंटर के द्वारा किया जाएगा, ध्यान रखिएगा. तो ये आईएएस आईपीएस की जो ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट होती है, ये कहाँ कौन करवाता है? सेंटर करवाता है. और ये सर्विस कहाँ देते हैं? कभी सेंटर में, कभी स्टेट में. ठीक है, दीज सर्विसेज आर कंट्रोल जॉइंटली बाय द सेंटर एंड द स्टेट. तो कंट्रोल भी कौन करेंगे? सेंटर और स्टेट करेंगे. ठीक है, लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल किसके हाथ में? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है. ठीक है, एंड द इमीडिएट कंट्रोल, मतलब अल्टीमेटली ये जो सर्विसेज वाले लोग हैं ये सेंटर को अकाउंटेबल ज्यादा होते हैं, लेकिन इमीडिएट, मतलब क्योंकि अभी स्टेट में सर्विस कर रहे हैं तो इनका ट्रांसफर वगैरह जो है वो सब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है. ठीक है, 1947 में इंडियन सिविल सर्विसेज यानी आईसीएस को आईएएस और
आईपी को आईपीएस से रिप्लेस कर दिया गया था। ठीक है, तो पहले आईसीएस हुआ करता था, इंडियन सिविल सर्विसेज, और ये आज़ादी के टाइम की बात बता रही हूँ आपको, और आईसीएस बन गया आईएएस, और आईपी यानी इंडियन पुलिस बन गया आपका आईपीएस। ठीक है, एंड वर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑल इंडिया सर्विसेज। इन 1966 क्या हुआ, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को क्रिएट किया गया एज थर्ड ऑल इंडिया सर्विस। ठीक है, तो पहले आईएएस आईपीएस यही था, और उसके बाद 1966 में आपका आईएफएस भी ऑल इंडिया सर्विसेज में आ जाता है। आर्टिकल 312, ये जितने भी एस्पिरेंट्स हैं इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो आर्टिकल 312 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो पार्लियामेंट को ऑथराइज करता है टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ राज्यसभा रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट। तो ये जो आर्टिकल 312 है, इससे पार्लियामेंट को एक अधिकार मिलता है कि वो नए ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा का रेजोल्यूशन इस इफेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, ये जो तीनों ऑल इंडिया सर्विसेज है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिवीजन अमंग डिफरेंट स्टेट्स, form a single service with common rights and status and uniform scales of pay throughout the country। तो ये आईएएस आईपीएस आईएफएस, ये तीनों जो है ना डिवीजन, ये आपका कॉमन राइट्स है इन तीनों के पास, स्टेटस भी कॉमन है, और यूनिफॉर्म पे स्केल भी है इन तीनों के पास। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब थ्रू द ऑल इंडिया सर्विसेज वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, क्योंकि अब ऑल इंडिया सर्विसेज है, फेडरलिज्म में क्या है, डिवीजन ऑफ पावर है। ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज से प्रॉपर डिवीजन ऑफ पावर हो रहा है? तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ज़्यादा इसमें हक सेंटर के पास है। ठीक है, तो क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म को किसी ना किसी तरीके से वायलेट करता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बाय रिस्ट्रिक्टिंग द ऑटोनॉमी एंड पैट्रोनेज ऑफ द स्टेट्स, क्योंकि स्टेट्स का अधिकार थोड़ा कम है इस केस में। They are supported on the ground that they help in maintaining high standard of administration in the center as well as in the state। तो क्या बोल के बचाया जाता है कि अरे देखो, ये जो हैं ये ऑल इंडिया सर्विसेज वाले, ये हाई स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो इनका प्रोटेक्शन भी होना चाहिए, है ना। तो इसलिए सेंटर ज़्यादा इसमें अथॉरिटी रखता है। सेकेंड पॉइंट क्या देते हैं, दे हेल्प टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थ्रू आउट द कंट्री। सेम बात ही ऑलमोस्ट, ठीक है। एंड दे फैसिलिटेट लाइजन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड जॉइंट एक्शन ऑन द इश्यूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो एक तरह का कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं अगर कोई भी कॉमन इंटरेस्ट वाली बात है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। अब देखिए, जब हम ऑल इंडिया सर्विसेज को जस्टिफाई कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ये ऑब्जर्व करते हैं दैट द डुअल पॉलिटी which is inherent in the federal system is followed in all federations by a dual service। ठीक है, तो हर फेडरेशन में डुअल सर्विस है। इन ऑल फेडरेशन देयर इज अ फेडरल सिविल सर्विस एंड अ स्टेट सिविल सर्विस। तो जितने भी फेडरेशंस हम देखते हैं उन सब में एक आपका फेडरल सिविल सर्विस है, यानी कि सेंटर वाला, और एक स्टेट सिविल सर्विसेज है। द इंडियन फेडरेशन दो अ डुअल पॉलिटी, क्योंकि हमारी डुअल पॉलिटी है, विल हैव अ डुअल सर्विस बट विद वन एक्सेप्शन। तो हमारा भी डुअल सर्विस है ना, स्टेट का अलग है, सेंटर का अलग है, लेकिन एक एक्सेप्शन ये है दैट इट इज रिकॉग्नाइज्ड दैट इन एवरी कंट्री देयर आर सर्टेन पोस्ट्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप which might be called strategic from the point of view of maintaining the standard of administration। तो कुछ ऐसे पोस्ट हो सकते हैं जो कि एक स्टैंडर्ड लेवल एडमिनिस्ट्रेशन का मेंटेन करने में मदद करते हैं। ठीक है, there can be no doubt that the standard of administration depends upon the caliber of the civil servants। तो ये standard of administration जो है, no doubt कि ये civil servants के ऊपर डिपेंड करता है जिनको strategic post के लिए अपॉइंट किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट विदाउट डिप्राइविंग द स्टेट्स ऑफ देयर राइट्स टू फॉर्म देयर ओन सिविल सर्विसेज देयर शैल बी एन ऑल इंडिया सर्विस रिक्रूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस विद कॉमन क्वालिफिकेशन। तो स्टेट्स को ऐसा नहीं है कि डिप्राइव करना है उनके राइट्स में कि हाँ वो सिविल सर्विसेज अपना खुद का नहीं रख सकते हैं, बल्कि एक ऑल इंडिया सर्विसेज होना चाहिए जिसको ऑल इंडिया बेसिस पे रिक्रूटमेंट मिले और कॉमन क्वालिफिकेशंस हो विद यूनिफॉर्म स्केल ऑफ पे एंड मेंबर्स ऑफ विच अलोन कुड बी अपॉइंटेड बाय दो स्ट्रैटेजिक पोस्ट थ्रू आउट द यूनियन। ठीक है, तो इनके मेंबर्स जो हैं वो भी
किस तरीके से अपॉइंट होके आ सके, स्ट्रैटेजिक पोस्ट थ्रू द यूनियन। तो ये बात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोली गई बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, अब देखिए पब्लिक सर्विस कमीशंस की बात करते हैं। तो इन द फील्ड ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस जो सेंटर और स्टेट रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से है। जो चेयरमैन और मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके जो चेयरमैन होंगे प्लस इसके जो मेंबर्स होंगे, ठीक है, इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करता है गवर्नर उस स्टेट का। ठीक है, लेकिन इनको रिमूव, ये अपॉइंट हो गया, लेकिन इनको रिमूव कौन करेगा? इनको रिमूव करेंगे हमारे प्रेसिडेंट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो चेयरमैन है और मेंबर्स हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, उसका अपॉइंटमेंट जो होगा वो गवर्नर द्वारा होगा, लेकिन हटाया जाएगा बाय प्रेसिडेंट। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट, द पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश अ जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 or more states ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स कंसर्न। तो जो सपोज करियो ये बिहार है, ये झारखंड है और ये उड़ीसा है, ये तीनों स्टेट्स आते हैं आपस में और कहते हैं कि हमको एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश करना है। तो ये किसको रिक्वेस्ट करेंगे? ये पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करेंगे और पार्लियामेंट जो है एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन इनको बना करके देगा। ठीक है, और इनके जो मेंबर्स होंगे और चेयरमैन होंगे, इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, तो अगर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं प्रेसिडेंट, तो रिमूवल कौन करेगा? कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा मुझे। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने देखा था कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट कौन कर रहा है? हमारे गवर्नर उस स्टेट के, और उनको हटाने का काम कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन अगर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसको पार्लियामेंट जो है कि वो बना रहा है जॉइंट सर्विस पब्लिक कमीशन, और उसके मेंबर्स को अपॉइंट कौन कर रहे हैं? चेयरमैन और मेंबर्स को, उसको अपॉइंट प्रेसिडेंट कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? अब अगर हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, यानी यूपीएससी की, कैन सर्व द नीड्स ऑफ स्टेट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नर एंड विद अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। तो देखिए, अगर कोई स्टेट चाहता है कि हमारे लिए एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाए ताकि हम अपने इनको अपॉइंट कर सकें, तो स्टेट क्या है? यूपीएससी को रिक्वेस्ट कर सकता है, और रिक्वेस्ट कौन करेगा? उस स्टेट के गवर्नर करेंगे कि यूपीएससी को बोलिए कि हमारा एग्जाम कंडक्ट कराए। ठीक है, और गवर्नर रिक्वेस्ट करेंगे, और ये अप्रूवल कौन करेंगे? अप्रूवल करेंगे हमारे प्रेसिडेंट। इस बात का भी ध्यान। ये देखिए, ये सब है ना, ये आपके एमसीक्यूज के पॉइंट्स बन के आ सकते हैं। तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे यार, मेंबर को कौन अपॉइंट करता है, कौन हटाता है, या चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, कौन हटाता है, यही सब पॉइंट्स बनते हैं। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट है कि जो यूपीएससी है वो स्टेट्स को असिस्ट करता है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स उनको रिक्वेस्ट करते हैं, यानी यूपीएससी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये जो जॉइंट रिक्रूटमेंट का स्कीम या किस तरीके से फ्रेमिंग होगा कोई भी सर्विसेज के लिए जिसमें कैंडिडेट्स को स्पेशल रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, सो द यूपीएससी असेस द स्टेट्स व्हेन रिक्वेस्टेड बाय 2 or more स्टेट्स इन फ्रेमिंग एंड ऑपरेटिंग स्कीम्स ऑफ जॉइंट रिक्रूटमेंट फॉर एनी सर्विसेज फॉर विच कैंडिडेट पोजेसिंग अ स्पेशल क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड। तो यूपीएससी इसमें भी मदद करता है इनकी। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम और आगे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस का। लेक्चर अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले फॉर रेगुलर अपडेट्स। और कोई भी मैसेज भेजना चाहते हैं या कोई बात समझ में नहीं आ रही है, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जाके हमारे गुरु मंत्रा 247 पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, कीप प्रिपेयरिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ।